नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपने पिछले लेसन में देखा, बीएससी पार्ट सेकंड के सिलेबस के अनुसार हमने पेपर सेकंड के साथ साथ पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स यानी पुष्पीय पादपों की संरचना, जनन एवं विकास पर भी अध्ययन प्रारंभ किया है, जिससे कि आपका अध्ययन साथ साथ चले। पिछले दो लेसन में हमने पुष्पीय पादपों की सामान्य शरीर संरचना अर्थात बॉडी प्लान स्ट्रक्चर अध्ययन की थी। पिछले अध्याय में हमने देखा कि एक पादप का सामान्य शरीर मूल तंत्र और प्रतंत्र से निर्मित होता है। इससे आगे हम पादप की प्रतिरूपक वृद्धि के बारे में आज चर्चा करेंगे। मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ, जो कि पादप और पुष्पीय पादपों की विशेषता है, इस पर अपनी बात रखेंगे। ये सर्वविदित है कि हम पूर्व की कक्षाओं में पुष्पीय पादपों की शारीरिक संरचना के बारे में, बॉडी प्लान स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं, लेकिन चूंकि विस्तार से आपको इस पेपर में इसका अध्ययन करना है, इसलिए हमने इस चैप्टर को पूर्वावलोकन के रूप में यहाँ पर सम्मिलित किया है। सभी पुष्पीय पादपों की एक आधारभूत शारीरिक संरचना होती है। हम देखते हैं कि परिवर्धन और वृद्धि एक निश्चित प्रक्रम अनुसार होती है। प्रक्रम अनुसार होने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बीज से पुनः बीज बनने का जो जीवन चक्र है, वह विभिन्न डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस से, परिवर्धन क्रम से आगे आता है और ये पुष्पीय पादप अपने इस जीवन काल में इन समान परिवर्तन क्रम को प्रदर्शित करते हैं। इस क्रम को एक मॉडल या प्रतिरूपक हम मानते हैं। कर्मानुसार पादपों को बीजांकुरण से लेकर के पुनः बीज बनने तक की विभिन्न प्रावस्थाओं को हम कर्मिक रूप से यहाँ पर अध्ययन करके ये समझने का प्रयास करेंगे कि मॉड्यूलर ग्रोथ या प्रतिरूपक ग्रोथ क्या होती है। यदि हम पादप जीवन काल में कर्म अनुसार आने वाली घटनाओं को देखें तो यहाँ पर निम्न घटनाएं दृष्टिगत होती है। सीड एंड सीड जर्मिनेशन, बीज और उसका अंकुरण, पादप की कायिक प्रावस्था, जनन प्रावस्था के उपरांत लैंगिक जनन, निषेचन और भ्रूण का निर्माण और अंत में बीज और फल का निर्माण। तो बीज से बीज तक पादप को अपना जीवन काल संपूर्ण करने में इन प्रावस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि पादपीय जो वृद्धि है वह मॉड्यूलर टाइप या प्रतिरूपक टाइप वृद्धि होती है। हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करेंगे। सीड एंड सीड जर्मिनेशन, बीज और बीज का अंकुरण और उससे जुड़ी हुई सामान्य बातें बिंदुवार हम समझने का प्रयास करेंगे। उद्विकास की दृष्टि से पादप जनन में फल सर्वाधिक नवीनतम संरचना है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? फल अभी वर्तमान पादप में सबसे नवीन या सबसे एडवांस स्ट्रक्चर है, जो कि आवर्तबीजी पादपों में विकसित हुई है। बीज में, जो कि फल के अंदर निर्मित होता है, इसमें भावी पादप को उत्पन्न करने की संपूर्ण क्षमताएं मौजूद होती हैं। भ्रूण वास्तव में पादप की निलंबित एवं लघु अनुकृति होता है, अर्थात सस्पेंडेड एंड मिनिएचर प्लांट होता है, जो इसी रूप में
प्रसुप्त अवस्था काल को व्यतीत करता है, डोरमेंट स्टेज में जाता है। वहाँ पर समस्त कार्य की जो आवश्यकताएं हैं वह कंप्लीट करता है। इसी कारण भ्रूण को हम निलंबित जीवन या सस्पेंडेड एनिमेशन भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पादप जीवन चक्र में दो भिन्न पीढ़ियाँ क्रमशः आती है, स्पोरोफिटिक एंड गेमिटोफिटिक। बीजाणुद्वित पीढ़ी दीर्घकालिक होती है, प्रमुख, प्रभावी और द्विगुणित होती है और उचित समय पर पादप पुष्प धारण करता है जो जनन में भाग लेता है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी ये अल्पकालिक होती है, गौण होती है, अप्रभावी और अगुणित होती है। पुष्प के नर एवं मादा अंगों में नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन होता है जो क्रमशः नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनाते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुग्मन से भ्रूण, फल, बीज और फल बनते हैं। बीज में सुरक्षित भ्रूण में एक मुख्य अक्ष या लघु स्तंभ होता है जिसे टीजेलम कहते हैं, जिसके दोनों सिरे बीजांकुरण के समय वृद्धि करके पादप के मूल एवं प्रतंत्र का निर्माण करते हैं। मुख्य अक्ष का एक सिरा मूलांकुर रेडिकल कहलाता है, दूसरा सिरा प्रांकुर प्लीम्यूल कहलाता है। मुख्य अक्ष पर एक या दो बीज पत्र होते हैं जिसके आधार पर हम डाइकोटिलीडन्स और मोनोकोटिलीडन्स में इनका विभक्तिकरण करते हैं। बीज पत्र के अक्ष पर जुड़ने के स्थान पर मूलांकुर के बीज की लंबाई को बीज पत्राधार या हाइपोकोटाइल कहते हैं तथा बीज पत्र एवं प्रांकुर के बीच की अक्ष की लंबाई को बीज पत्रोपृक या एपिकोटाइल कहते हैं। बीजांकुरण से एक नए छोटे मिनी प्लांट्स जिसे कि हम नवोद्भिद या सीडलिंग कहते हैं वह निर्मित होता है। यहाँ पर जो जर्मिनेशन है वो दो प्रकार का पाया जाता है। ये सब टर्मिनोलॉजी आपके ध्यान में रहनी चाहिए जिससे कि आगे हम जब इसका सविस्तार वर्णन करेंगे तब आपके ये लिए उपयोगी होगी। एक जर्मिनेशन एपीजियल जर्मिनेशन कहलाता है, ऊपरी भूमिक बीजाणुकरण, अर्थात इसमें बीज पत्राधार की तीव्र वृद्धि फलस्वरूप बीज पत्र भूमि से बाहर नवोद्भिद के साथ ऊपर आ जाता है, जैसे इमली, अरंडी आदि। सेकंड प्रकार का जो जर्मिनेशन है उसे हम हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। ये अधोभूमिक बीजांकुरण जिसमें कि बीज पत्रोपृक की यानी एपिकोटाइल की तीव्र वृद्धि के कारण बीज पत्र मृदा के अंदर ही रहता है, जैसे गेहूं, चना आदि। बीजांकुरण के पश्चात सीडलिंग बनने के बाद में जो मूल और प्रतंत्र विकसित होता है उससे आगे ये कायिक प्रावस्था में अपना जीवन व्यतीत करता है। बीजांकुरण से निर्मित नवोद्भिद पुष्पन से पूर्व तक पूर्ण विकसित पादप बनकर कायिक प्रावस्था में रहता है। कायिक पादपों में ये प्रावस्था कुछ सप्ताह की, जैसे शाकीय पादपों में, और वृक्षों में ये काफ़ी लंबी हो सकती है या होती है। इस अवधि में पादप आवश्यक वृद्धि करके वे आगामी जनन प्रावस्था में प्रवेश की तैयारी करते हैं। कायिक प्रावस्था में पौधे की वृद्धि शीर्ष, पार्श्व व अंतर्विष्ट विभाजोत्तक की सक्रियता से होती है। इसलिए हम यहाँ पर यह कहते हैं कि पादप की जो कायिक प्रावस्था है वह मूलतः उसका प्राथमिक शरीर का निर्माण करती है और इस प्राथमिक शरीर के निर्माण के समय कुछ कार्य की परिवर्तन के साथ साथ ये आगे की प्रावस्था के लिए तैयार होती है। इसके बाद में पादप में जनन प्रावस्था आरंभ होती है। एक निश्चित अवधि तक कायिक प्रावस्था के पूर्ण होने तक पादप में कई कार्यकीय फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो प्रकाश अवधि, हार्मोनों की उत्पत्ति, तापक्रम उद्वासन, टेम्परेचर एक्सपोजर आदि से प्रभावित होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों से पादप जनन प्रावस्था में प्रवेश कर पुष्प धारण करने के योग्य होता है। कायिक शीर्ष विभाज्योतक वेजिटेटिव एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम, यानी कायिक शीर्ष विभाज्योतक पुष्प शीर्ष विभाज्योतक में परिवर्तित हो जाता है। इन परिवर्तन से
पुष्पक्रम या पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प की जो रिप्रोडक्टिव वल्स हैं पुमंग और जायांग, ये लैंगिक जनन हेतु आवश्यक है और ये युग्मक का निर्माण करती है जिससे कि लैंगिक जनन संपादित होता है। लैंगिक जनन हम 30 यूनिट में आपके जो है वो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ अपन नटसेल में देखते चलें कि नर जनांग स्टेमन बनते हैं, स्टेमन में जो है वो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, पोलन ग्रेन से नर युग्मों का निर्माण होता है जिससे कि ये आगे नर कंटेंट्स को भेजता है। मादा जनांग कार्पल अंडाशय के भीतर बनता है और अंत में एग या अंड कोशिका का निर्माण करता है जिसका नर युग्म के साथ संयुग्मन होता है और नेक्स्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन के पश्चात जायगोट का निर्माण एवं साथ साथ प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका से भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म वह संरचना है जो विकासशील भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसके बाद में निषेचन होने के बाद भ्रूण बनने की स्थिति में बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है और आवर्त बीजी पादपों में अंडाशय से जो है वो फल का निर्माण कर लेता है। ये फल के अंदर जो बीज आवृत होते हैं इसी कारण यहाँ पर हम आवर्त बीजी पादप नाम देते हैं। ये हमने पूर्व लेसन में देखा था कि प्रतिरूपक या मॉड्यूलर प्रकार की वृद्धि पादपों में क्या है और किस प्रकार संपादित होती है। यहाँ हम इसको चूँकि इसके आगे के तत्व और अवयव हम आगे लेसन में समझेंगे, इसलिए यहाँ पर इसको ये समझना आवश्यक है कि पादप वृद्धि जो है वो लोकलाइज्ड या स्थानीयकृत होती है, जबकि हम प्राणियों में देखें, जंतुओं में देखें कि हमने कभी ये देखा है कि एक बच्चा जो है वो उत्पन्न या जन्म लेने के पश्चात उसका हाथ 4 महीने बाद में आ रहा हो, उसके कान जो है वो 10 महीने बाद में ग्रो हो रहे हों। इसलिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो प्राणी या जंतुओं की वृद्धि है वो इंटीग्रेटेड या समाकलित वृद्धि है, जबकि आपने देखा है कि पादप जो है वो निरंतर वृद्धिशील रहता है। पहले वेजिटेटिव फेज आई है, वहाँ पर पुष्प नहीं बने हैं। पुष्प कायिक प्रावस्था के पश्चात एक निश्चित समय अवधि तक कायिक प्रावस्था में रहने के बाद में पुष्प का निर्माण होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्थानीयकृत या लोकलाइज्ड वृद्धि होती है। कंटेंट्स को हम एक बार देख लें। पादपों में वृद्धिकारी क्षेत्र स्थानीयकृत होते हैं। ये अग्र पार्श्व व अंतर्वेशी विभाजोत के रूप में विद्यमान रहते हैं। जंतुओं में वृद्धि विस्तृत होती है, या यूं कह सकते हैं कि कुछ जन्म के बाद में होने वाले परिवर्तन को छोड़ दें तो संपूर्ण शरीर जन्म से पूर्ण होता है और शरीर आकार में केवल विस्तृत होता है और एक निश्चित आकार प्राप्ति के पश्चात दृश्यमान वृद्धि रुक जाती है। यहाँ हमने देखा होगा कि अगर हम विस्तृत वृद्धि की बात करें तो एक प्राणी का शरीर जो है वो फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। अपवाद को यहाँ काउंट नहीं करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक दृश्यमान वृद्धि एक निश्चित समय तक जाकर के अपनी समाकलित इकाई के रूप में अवस्थित हो जाती है। इसलिए तकनीकी रूप से हम ये कह सकते हैं कि जंतुओं का संपूर्ण शरीर समाकलित इकाई के रूप में कार्य करता है, जबकि पादप मॉड्यूलर या प्रतिरूपक होते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सामान्य सा का एक उदाहरण अपन लें कि हम वृक्ष की छंगाई करते हैं, लेकिन छंगाई करने के बाद में ऐसा नहीं है कि वृक्ष वहीं रुक जाता है। उसके मॉड्यूलर जो उसकी उस भाग की ग्रोथ करने के लिए उत्तरदायी हैं वह वहाँ पर मौजूद रहते हैं बर्ड्स के रूप में। वह उसको और सतत रूप से वृद्धि करके वापस रीजनरेट कर देते हैं, यानी पुनरुद्भवन कर देते हैं। इस कारण हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जंतुओं का संपूर्ण शरीर समाकलित इकाई के रूप में कार्य करता है, जबकि पादप मॉड्यूलर या प्रतिरूपक होते हैं। एक अवस्था के उपरांत दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तथा पादप की आवश्यकता अनुरूप, यहाँ ये बात समझनी आवश्यक है,
पादप की आवश्यकता अनुरूप वृद्धि आगे बढ़ती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें ये अच्छे से देखना है कि मॉड्यूलर टाइप की ग्रोथ है क्या। तो यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है कि कुछ अलग अलग स्थानों पर, चाहे वह अग्रभाग पर या पार्श्व भाग पर या अंतर्वेशी विभाजोत्तक के रूप में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अंगों के लिए कुछ अलग अलग मॉडल स्थित होते हैं जो उसके उस भाग के अंग का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी हैं और वो उसका प्रतिरूपक होते हैं, मॉड्यूल होते हैं। विद्यार्थियों, इससे आगे हम प्रतिरूपक वृद्धि के जो अवयव हैं, उसके जो आगे के भाग हैं, उसके आगे का जो विवेचन है, हम आगे के लेसन में जारी रखेंगे। धन्यवाद।